तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड का ये इकलौता चैनल क्लास 10th के क्लास 12th के लिए एक ऐसा चैनल है दोस्तों जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 10th के लिए पूरा प्रीवियस ईयर पेपर्स का सल्यूशन किया जा रहा है। तो जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा अनसब्सक्राइब कर देना। आपका काम हो जाना चाहिए, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। दोस्तों, ये आपके क्लास 10th की यूपी बोर्ड की कॉपी है। जब आप यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठोगे तो यही आपकी कॉपी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। कैसे क्या भरना है आज के इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपके डिमांड पर एक कोर्स मैंने लॉन्च किया है, 499 वाला कोर्स। 499 वाला कोर्स मात्र 101 रुपये में मिल रहा है। इसमें आपको 6 सब्जेक्टों का प्रीवियस ईयर पेपर्स का सल्यूशन मिलेगा। ध्यान देना, 6 सब्जेक्टों का प्रीवियस ईयर पेपर्स का सल्यूशन मिलेगा। अगर आप इसे पूरा तैयार कर लेते हो तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारा यूपी बोर्ड भी कहता है कि पिछले ईयर्स के क्वेश्चन लगभग 90% क्वेश्चन पिछले ईयर्स के आते हैं। तो जिन बच्चों के क्लास 10th के बच्चों को ये कोर्स लेना है वो 7992087382 पर गूगल पे या फ़ोन पे या फिर आप पेटीएम करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट हमारे इसी नंबर पर सेंड करेंगे तो हम आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो सभी बच्चे इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं अपने इस पॉइंट की ओर और यहाँ पर हम देखिए हिंदी। जब प्यारे बच्चों आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो इस तरीके से आपके क्लास 10th के बच्चों के लिए ये आपका पेपर मिलेगा, ठीक है। ये आपका AB पेपर है, ठीक है। बट हम जो करने जा रहे हैं वो सेट 1। अगले वीडियो में आपको इस पेपर्स का भी सल्यूशन हम दिखाएंगे, ठीक है। इस पेपर्स का सल्यूशन, इसी पेपर्स का, ये जो हमारे पास है 2022 का पेपर, इसी पेपर्स का सल्यूशन हम अगले वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख लीजिए कि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपके लिए, ध्यान देना, आपके लिए दोस्तों ये कॉपी मिलेगी और कैसे भरना है देखिए। यहाँ पर आपको 10 अंक का रोल नंबर भरना पड़ेगा। देखिए 2022 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक का रोल नंबर था। यही रोल नंबर आपको यहाँ भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे शब्दों में लिखना है, फिर विषय हिंदी, यहाँ पे लिखना है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डालना है केवल प्रश्न पत्र, क्योंकि आप हर विषय में एक ही पेपर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न पत्र के सामने केवल प्रश्न पत्र और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। संकेतांक यहाँ पर होता है ये वाला, इसे मत मानना संकेतांक, इसे हम यहाँ पर इस बॉक्स में लिखते हैं। फिर परीक्षा का दिन जो भी होगा यहाँ पर लिखेंगे, परीक्षा तिथि पाली, यहाँ परीक्षा तिथि लिखेंगे, फिर डैश करके पाली। अगर आप पहली आपकी परीक्षा 10th वालों की परीक्षा प्रथम पाली में होती है तो यहाँ पे प्रथम पाली लिखना, ठीक है ना। प्रथम पाली, केंद्र का नाम, जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हो उसी केंद्र का नाम यहाँ पे भर देना है। तो ये इतना काम करना है। फिर आप जैसे ही एक पेज खोलोगे प्यारे बच्चों, इस पूरे पेपर्स का सल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम आपको पेपर्स का सल्यूशन करना सिखा देते हैं। उससे पहले दोस्तों, जिन बच्चों को कोर्स परचेज करना है हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस कोर्स को परचेज करने से आपका बहुत लाभ होने वाला है। आपके 80+ हर सब्जेक्ट में नंबर मिल सकते हैं, 80%+। वैसे तो 70 नंबर का होता है, 70 में आपको हम 60 दिला देंगे अगर ये हमारे कोर्स को जो बच्चे परचेज करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ज़रा ध्यान देना दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आप जानते हैं 2023 के बोर्ड एग्जाम में पहले 20 प्रश्नों का जो प्रश्न होगा, 20 प्रश्न,
वो MCQ टाइप होगा। लेकिन यही प्रश्न जो 2022 में आए हुए, यही प्रश्न फिर से रिपीट होते हैं। लगभग इस पेपर्स के 10% क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। वैसे भी हिंदी में हिंदी का ऐसा पेपर होता है दोस्तों कि उसमें से लगभग 20 से 25% क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। ठीक है, चलिए इस कथन में से एक कथन, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैला आचन राहुल राकृत की काव्य कृति है, नहीं, मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है दोस्तों। यानी पहले का क का पहला नंबर, दूसरा ऑप्शन सही है। देखो क का दूसरा, मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है। कौन है दोस्तों? गोदान है। ठीक, अगला है निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक, तो यहाँ पे प्रतिशोध, ठीक है, प्रतिशोध का रचनाकार दामोदर सावरकर हैं। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर जी हैं। अब देखिए आगे, लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है? तो लहरों का राज किस विधा पर आधारित है? तो नाटक पर आधारित है दोस्तों। किस पर आधारित है? नाटक पर आधारित है, याद रखना। ओके, अब देखिए, अब आ जाते हैं आगे, जय पराजय रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो जय पराजय लेखक के रचना का नाम क्या है? जरा आगे देखते हैं दोस्तों। जय पराजय लेखक के रचनाकार का नाम उपेंद्रनाथ अक्स है। क्या है? उपेंद्रनाथ अक्स। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे पेपर्स के सलूशन का। ठीक है, अब है राजेंद्र यादव प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित है? राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित है दोस्तों? तो याद रखना, राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा जो है कहानी विधा पर आधारित है। किस पर आधारित है? कहानी विधा पर आधारित है। अब हम प्रश्न संख्या 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। प्रश्न संख्या 2, रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखकर उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। रीतिकाल की 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखकर उनकी एक एक रचना। तो देखो 2 कवियों के नाम भूषण शिवा बाबनी, ठीक है, इनकी रचना है। केशवदास रामचंद्रिका इनकी रचना है। ठीक है, यानी कवियों के नाम है, इनकी रचना है, कवियों के नाम, इनकी रचना है। अब आगे देखिए, अब ख में आ जाते हैं, दूसरे के ख में जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों। छायावादी युग की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये है छायावादी युग की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख इधर हुआ है, जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों। छायावादी के 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख है। छायावादी युग की प्रवृत्तियां, विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है प्रेम सौंदर्य का चित्रण, दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण। क्या है? प्रकृति का मानवीकरण है। ठीक, अब दूसरे के ग में आ जाते हैं। दूसरे ग है खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है? तो खुशबू की शिलालेख जो है काव्य विधा की रचना है। किसकी रचना है प्यारे बच्चों? काव्य विधा की रचना है। ठीक है ना, खुशबू की शिलालेख काव्य विधा की रचना है। अब हम प्रश्नोत्तर संख्या 3 में आ जाते हैं। देखिए, प्रश्नोत्तर 3 में निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे है उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर कर काम कर जाओ, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज रखना चाहिए जिसमें हमने अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पढ़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठ और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसा पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनके किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये गद्यांश है, ठीक है ना। 2 गद्यांश दिए होते हैं,
दो दिए होते आपको एक करना होता है। तो देखिए एक क है और एक ख है, इन दोनों में से एक करना है। तो यहाँ पर मैंने किस पर किया है, ख पर किया है, ठीक है ना, इस पर किया है। ओके, ये आपका जरा ध्यान देना। तो प्यारे बच्चों इसमें जो सॉल्यूशन किया गया है वो तीसरे का ख का किया गया है। यहाँ पे ये आपका क भी लिखा बट क का नहीं होगा, ठीक है ना। ख में देखिए जरा, ख में पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें निकालना क्या क्या है देखिए, इसमें निकालना क्या है देखिए। इसमें पहला है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है, संदर्भ लिखना है। तो देखो इसमें संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से उत्कृत है। अब देखिए दोस्तों, इसका जो ख का दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में कहाँ तक व्याख्या करना है इसमें देखिए, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, इतना हमें व्याख्या करना है। तो देखो व्याख्या मैंने क्या करा यहाँ पे, प्रस्तुत गद्य अंश में लेखक कह रहा है कि वर्तमान युग की विज्ञान की उन्नति का युग है। विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इस शक्ति का उपयोग एक व्यक्ति अथवा समूह के अत्यंत के लिए तथा दूसरे व्यक्ति और समूह को मिटाने में हो रहा है। लेखक का कहना है कि समाज में या राष्ट्र में ऐसी भावना उत्पन्न होनी चाहिए जिससे विज्ञान के शक्ति के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना बढ़ावा दिया जा सके। तो ये रहा आपके हिंदी का क्वेश्चन। अब देखें दूसरा, तो तीसरे का ख का यहाँ पे तीसरा, विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। लेखक ने कहा कि विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, विज्ञान के द्वारा प्रदत्त अतुलनीय शक्ति का उपयोग एक समूह और व्यक्ति के उत्थान तथा दूसरे समूह और व्यक्ति का पतन के लिए हो सकता है। इस शांति का प्रयोग अहिंसात्मक त्याग की भावना से किया जाना चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट होता है तीसरे का ख। अब आ जाते हैं चौथे में। अभी मैंने गद्यांशों को सॉल्व किया, अब हम पद्यांश में आ जाते हैं। निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे भी दो हैं, एक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं पहला ही कर रहा हूँ, चौथे का पहला ही, मनुष्य हो तो वही रसखान मिलिए डाट 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 कदम्ब की डारना। मतलब यहाँ से लेकर आगे देखिए प्यारे बच्चों, आपको दिखा रहे हैं, सारा सल्यूशन करेंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे कदम्ब की डारना। अब इसमें इसका क्या क्या करना है, इस पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो देखो इसमें संदर्भ सहित व्याख्या में क्या लिखेंगे जरा ध्यान देना। प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैया शीर्षक से अवतरित है। अब इसकी व्याख्या में क्या करेंगे जरा ध्यान देना। इसकी व्याख्या में हम कहेंगे, प्रसंग भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। प्रसंग क्या करा है इस पद्य में, प्रसंग माने संक्षेप में जो चीज़ें कही हों उसी को हम प्रसंग कहते हैं। इस पद्य में रसखान ने पुनर्जन्म विश्वास भक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने एवं उनके समीप ही रहने की कामना की है। अब देखो यहाँ पर हम व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या में रसखान कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म लूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रजभूमि में गोकुल के ग्वालों में मध्य निवास करूं। यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं तो जिसमें मेरा कोई वश न हो, फिर मेरी है कि मैं नंद जी के गायों के बीच विचरण करता रहूं। यदि अगले जन्म में मैं पत्थर ही बना तो फिर मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिससे
आपने इंद्र का घमंड चूर कर देने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया। ठीक है, यदि मुझे पक्षी योनि में भी जन्म लेना पड़ा तो भी मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे तो अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद बहुत ही चर्चित जीवन परिचय है लेखक के जीवन परिचय में। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध झुवई साहू परिवार में हुआ था। ठीक है, साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ़ व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू का तथा फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही वेद, पुराण, दर्शन, इतिहास का भी गहन अध्ययन किया। फलतः वैभव के पालने हेतु झूला इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर हो गया और अंत में क्षय रोग से पीड़ित हो गए। हिंदी में होकर 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 44 वर्ष के आयु में ही इन्होंने हिंदी साहित्य में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से अलविदा कर दिया। अब इन्होंने कृतियाँ कौन कौन सी की ये जान लेते हैं। तो अगर कृतियाँ की बात करें, प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। दोस्तों, इनका कृतियाँ क्या है ये जरा हम ध्यान दे लेते हैं। देखिए कृतियाँ इन्होंने क्या की, तो स्कंदगुप्त, अराजक शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री इन्होंने नाटक किया। उपन्यास में कंकाल, तितली और इरावली अपूर्ण को ही रचना उपन्यास में लिखे। काव्य में क्या क्या किए थे, कामायनी, महाकाव्य, आंसू, झरना, ठीक है, इन्होंने रचना की। साहित्य में स्थान क्या था, तो प्रसाद जी छायावादी युग के तथा युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि इसी प्रश्न में 5वें का ख की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पर, सुभद्रा कुमारी। तुलसीदास बहुत ही चर्चित नाम है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ये हर साल पूछा जाता है, ये गारंटेड क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में आना ही आना है। चाहे जो कर लो वे छूटेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए तुलसीदास का जीवन परिचय क्या है। हिंदी काव्य जगत के संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में भद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संख्या 1589 में बांदा जिले के राजापुर नाम ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थक किया था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता झुलसी देवी थी। मूल में पैदा होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें राक्षस मानकर इनका परित्याग कर दिया। तब इनका पालन पोषण इनके गुरु नरहरि दास ने की। दोस्तों, किसने की थी? नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आगे, जरा ध्यान दीजिएगा। आगे इन्होंने क्या कहा, तो प्यारे बच्चों आगे इन्होंने कहा कुछ समय बाद इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावती से हुआ। ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली जी के मायके चले जाने पर इन्हें बहुत गहरा दुख हुआ। तब ये
शौर्य गुर्दे सांप की रस्सी बनाकर उनके अटारी पर जाकर पहुँचे। तब रत्नावली जी ने यह सब देखकर उनको फटकार लगाते हुए कहा कि असित चर्म चर्म देहमय तामय ऐसी प्रीति ऐसी जो श्री राम मह होती न तब भयभीत। हे नाथ, जिस तरह आप मुझसे मिलने आए हैं, अगर इस तरह श्री राम के चरणों में जाते तो आपका कल्याण हो जाता। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा, कल्याण हो जाता। ठीक है, और फिर क्या कहा, तब यह सब सुनकर तुलसी जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। तब तुलसीदास जी वैराग्य हो गए। तब यह सीधा रामचरितमानस लिखकर शुरू कर दिए। काशी के दोस्तों 80 घाट पर इनका 1932 में देहांत हो गया। संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी राज्य शरीर, यानी इन्होंने अपने शरीर को तुलसीदास ने 1632 ईस्वी में देहांत हो गया। अब रचनाएं इन्होंने क्या क्या किए थे दोस्तों, तो श्री रामचरितमानस, विनय पथिक, कवितावली, गीतावली इन्होंने रचना की थी। साहित्य में स्थान गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता के सर्वदोषमुख उन्नति हुई है। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या करा दोस्तों, जरा ध्यान देना। प्रश्नोत्तर संख्या 6 की अगर बात करें, अब आ जाते हैं 6 में। निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, 2 प्रश्न हैं। ठीक, एक ये और एक, दोनों में से आपको एक करना होता है, चाहे ये करिए चाहे आप ये करिए। तो हम यहाँ पे ये करने वाले हैं। अकस्माकम संस्कृतिन सदा गतिशीलता वर्तते डाट 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 दृढ़ता चेती। तो 6 का यहाँ पे देखिए, अकस्माकम संस्कृतिम सदा डाट 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 दृढ़ता चेती। ठीक, अब देखो जरा, इन्होंने संदर्भ क्या लिखा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नाटक पाठ से लिया गया है। प्रसंग में क्या है, इनका प्रसंग क्या है, इनका निचोड़ क्या है, कवि ने क्या कहा है इस पूरे संदर्भ में। तो इन्होंने कहा प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृत की गतिशीलता और उनके लचीलेपन के बारे में बताया गया है। किसमें, लचीलेपन के बारे में। अनुवाद इन्होंने क्या किया, हमारी संस्कृत सदा गतिशील रही, मानव जीवन को शुद्ध करने में यह समय के अनुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती हैं और नई शक्ति को प्राप्त कर लेती हैं। इससे दुराग्रह हठ धर्मिता नहीं है। जो युक्ति संगत और कल्याण करने वाला है वह इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में रहने वाले सदा मूल्यों में स्थिति, जैसे कि सत्य का सम्मान, सभी प्राणियों के प्रति सम्मान, भाव विचारों की उदारता और आचरण में दृढ़ता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 6 हो गया हल। अब आ जाते हैं 7 में। 7 की अगर बात करें, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। श्लोक में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 7 के क का लिखना है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयतत्र समो वीरः वीर भावे ही वीरता। ये हमारा इस पत्र में नहीं आया था, तो यही मैंने श्लोक लिख दिया। अब हम 7वें का ख की अगर बात कर दें दोस्तों, 7वें का ख, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमने दिया है वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते। ठीक, फिर देखो चंद्रशेखरः स्वनाम किम, चंद्रशेखरः स्वनाम किम अकथयत, तो चंद्रशेखरः स्वनाम आज़ाद इति अकथयतम। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका उत्तर ये रहा। अब 8वां नंबर, करुण अथवा हरास रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो करुण अथवा हरास रस की उदाहरण परिभाषा सहित देना है दोस्तों, जरा ध्यान देना। यहाँ पे क्या करना है,
शोक नाम स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव तथा से संयोग करता है तथा करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, उदाहरण क्या है? मणि स्वयं भुजंग सी, जननी फन सा पतक रही सी शीस, अंधी आप बनाकर मुझको न्याय की तूने जगदीश। ठीक है, तो ये रहा आपका। अब देखिए रूपक अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको प्रश्न दिखा देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए दोस्तों, ये जो रूपक 8वें का ख का उत्तर में बताना है, तो रूपक अलंकार यहाँ पे लिखा हुआ है। रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान का वेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण चरण कमल बंदव हरिराई। ठीक है ना। अब रोला अथवा सोरठा, रोला अथवा सोरठा क्या होता है दोस्तों? तो देखो रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण दिया 8 का ग। तो यहाँ पे यह 4 चरण वाला इस मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक छंद में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसमें 11 व 13 मात्राएं पर होती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है इसका उदाहरण यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं हम प्रश्न संख्या 9 की। निम्नलिखित उपसर्गों में किन्हीं 3 के मेल के एक एक शब्द बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो देखो अन अपमान होता अव, ठीक है ना, एक एक में अपनापन, अन का अपनापन, अनु का अनुपम, अभि का अभिलाषा। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आ जाते हैं ख में, 9वें का ख। 9वें के ख की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। तो देखो यहाँ पे महत्व अक्षयवट। ठीक है, फिर निम्नलिखित में किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9वें का ग हम अगर बात देख लेते हैं, निम्नलिखित में 2 का समास विग्रह, दोपहर का समूह द्विगु समास है। ठीक है ना। और चौराहा का 4 राहों का समूह द्विगु समास है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का मैंने उल्लेख किया 9वें के ग में। एक तो मैंने किया दोपहर का, एक चौराहे का किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ठीक, तो कुआं का कूप हो जाएगा, छाया का छांव हो जाएगा। यानी यहाँ पे कुआं का और छाया का मैंने लिखा है। फिरंगा में निम्नलिखित किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची। ठीक, कमल का पंकज नीरज, क्रोध का कुपित क्रुद्ध। ठीक है ना, ये देखिए क्रोध का कुपित क्रुद्ध, कमल का पंकज नीरज। 10 में आ जाते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संधि विच्छेद की संधि का नाम लिखिए। ठीक, तो मनु अंतर, मनंतर यण संधि है। दूसरा है आदि धन अंत, आदि का आद्यांत यण संधि है। ठीक है ना, ये देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सब लिखा हुआ है फटाफट, पूरा का पूरा 100% सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं 10वें का ख। निम्नलिखित में ये शब्दों के पंचमी विभक्ति द्विगुवचन का रूप लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर 10 के ख का मति अथवा नदी, मति निम्नलिखित शब्दों की पंचमी विभक्ति, नदी का नदीभ्याम और फल का फलाभ्याम। ठीक है, ख का हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं आगे 10वें का ग में। 10वें का ग क्या है दोस्तों? 10वें का ग देखिए, निम्नलिखित में किन्हीं 2 धातु लकार पुरुष अथवा वचन लिखिए। तो यहाँ पे पाठिष्यामि देखते हैं। पाठिष्यामि पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, और हसेयु हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं 10वें का घ में। 10वें का घ क्या है दोस्तों? 10वें का घ है हमारा ये, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो हमने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कर्तव्य देशस्य समुचित रूपेण अनस्ति वर्तते। दूसरा है भारतीय संस्कृति, ये वाला दूसरा। घ का तीसरा है भारतीय संस्कृत उदार और गतिशील है, भारतीय संस्कृत सदा गतिशीलता वर्तते। तो इस तरीके से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं 11वें प्रश्न की ओर।
11वां प्रश्न है हमारा, जरा ध्यान देना। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का निबंध। तो देखो मैंने लिखा है किस पर निबंध, प्रदूषण और समस्या, प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो यहाँ पर देखिए प्रदूषण की समस्या और समाधान का पूरा वर्णन किया गया है, रूपरेखा, प्रस्तावना, पूरा एकदम बाकायदे इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। इधर भी है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, क्योंकि हम पढ़ेंगे ना तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए सभी पूरा का पूरा वाच करके स्क्रीनशॉट लेके आप तैयार कर लेना, क्योंकि ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने की इसके 99% पॉइंट है, ठीक है ना, 99.99% इसके आने की संभावना है। इसलिए सभी बच्चे स्क्रीनशॉट जरूर ले। देखिए निबंध है ना, निबंध जो है बहुत ही तगड़ा निबंध है, इसलिए इसको आपको लिखना है। फिर आ जाइए अपने पठित काव्य के आधार पर प्रश्नों के लिए उत्तर। तो यहाँ पे देखिए खंड काव्य है हमारा, जो खंड का वो अग्र पूजा है, तो 12वें का हम 6 नंबर करेंगे अग्र पूजा पर, ठीक है ना। खंड काव्य के आधार पर अग्र पूजा का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरा अग्र पूजा का वर्णन किया गया, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो प्यारे बच्चों पूरा ये सॉल्यूशन किया गया। अब जो भी बच्चे हमारे इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, एग्जाम में 90% स्कोर करना चाहते हैं, वो हमारे 7992087382 पर संपर्क कर सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो आपको अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।